किसानों के तमाम खास मुद्दों को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश सचिव चौधरी शौकत अली चिची। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। शौकत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजन लाइव न्यूज में। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। पहला सवाल ये है कि आप गौतम बुद्ध नगर से आते हैं और गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का शो विंडो माना जाता है। यह लगातार जो किसानों की समस्या है वो लगातार यहाँ चलती रहती हैं। फिलहाल क्या समस्या चल रही हैं और उसके लिए भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की क्या खास रणनीति है? देखिए, समस्या तो यहाँ जस की तस हैं। जो समस्या पहली थी, यानी जो पुरानी समस्याएं थी, वही समस्या आज भी बरकरार हैं। चाहे बैकलीज का मामला हो, मुआवजे का मामला हो, 10% प्लॉट का मामला हो या रोजगार का मामला हो, ये सारी की सारी समस्याएं जस की तस हैं। बाकी जो है अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो उछल कूद में कोई कसर छोड़ने नहीं, यानी शेख चिल्ली वाली जो उनकी भाग दौड़ है उसमें कोई कमी नहीं है। कोठी कुटला के हाथ मत लगई है और घर बार सब तेरा ही है, उस तरीका की ये प्रक्रिया यहाँ चल रही है। आए दिन जो धरने किसान आंदोलन देते रहते हैं, अभी भी अथॉरिटी पे धरना चल रहा है। और मुझे जानकारी मिली है कि सिलारपुर के नीचे, अंडरपास के नीचे भी वहाँ कुछ किसान बैठे हुए हैं। तो यहाँ 12 मासी जो है ये मामला कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ कि बीजेपी सरकार में जितने आंदोलन, धरने, प्रदर्शन हुए हैं, आज तक किसी पार्टी में शायद मेरी याद में तो हुए नहीं हैं। स्वागत भाई, आपने ये बैकलीज की बात कही है तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर में जो बैकलीज को लेके एक बहुत बड़ा मामला था, उसमें एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो शासन को सौंपी जानी थी। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट शासन को जानने से पहले ही वो लीक हो गई और आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो इसमें जो प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, हालांकि उन पर कार्रवाई हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो सरकार है, ये सरकार जनता के हित में तो है नहीं, लेकिन ये लीक हो जाती है। यानी इस पार्टी का नाम रख देना चाहिए लीक पार्टी। बीजेपी पार्टी नाम हटा करके इस पार्टी का लीक पार्टी नाम रख देना चाहिए। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या वो नई संसद बनी है उसमें से पानी टपक रहा वो लीक हो गया, तो इनके मामले सारे के सारे लीक हो जाते हैं कि जिसके नहीं होते घर परिवार वो क्या जाने। भ्रष्टाचार, अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चरम सीमा पर चल रही है। और लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भाई जो जिनके मामले लीक होते हैं उनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब जो आपने जो जिक्र किया है कि भाई कार्रवाई के बारे में मुझे भी जानकारी है, लेकिन कुछ होने वाला है नहीं। ये ठंडे बस्ते में मामला चले जाएगा। क्यों? जब ये लीक होते हैं मामले तो ये कहीं ना कहीं सह से लीक होते हैं, अपने आप नहीं होते। इनको सरकार का संरक्षण मिलता है लीक कराने के लिए। कुल मिला के बात ये है। स्वागत भाई, बांग्लादेश का जो मुद्दा है वो बहुत बड़े स्तर पर छाया हुआ है, किस नज़रिए से देखते हैं? खैर, धन्यवाद। ये तो मेरे दिमाग में पहले ही थी बात। ये जो है आपने पहले ही जिक्र कर दिया कि बांग्लादेश का जो मामला है ये राजनीतिक ज़्यादा हो रहा है। मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, अभी नया ताज़ा जब बांग्लादेश में हुआ था तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी इस तरीका का जघन्य अपराध हुआ। उसकी आपको शायद कहीं हवा भी नहीं लगी होगी। और अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में हुआ है। और महाराष्ट्र में देखो बहुत बड़ा वहाँ आंदोलन हो रहा है। वो 2 बच्चियाँ थी, कॉलेज का मामला है, वहाँ भी बहुत बड़ा। तो ये इस भाजपा सरकार में ये जो है ना कि अपनी तरफ तो ये देखते नहीं हैं, इन्हें दूसरों की लगी रहती है। यानी ये एक ठेकेदारी का एक सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं कि हम वहाँ के ठेकेदार, हम वहाँ के ठेकेदार। अब बांग्लादेश का सबसे बड़ा तो मैं ये है कि इन्होंने जो है सीए एनआरसी लेकर के आए, तो इनको कौन रोक रहा है? ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? वहां जो है इन्होंने सेना लगा दी कि जो इधर आएगा उस पर लठ मारेंगे, लठ बजा के इन्होंने उल्टा भगा रहे हैं। तो जब सीए एनआरसी इन्होंने लागू कर दिया तो फिर उन्होंने ला करके यहाँ बसा देंगे। राजस्थान है
और बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिनमें वो बसा दें में, तो ये हिंदू के ठेकेदार बनने हैं। तो क्या भारत के जो हिंदू हैं या गैर मुस्लिम जो हमारे भारतवासी हैं, क्या इनको इन्होंने सोने के सिंहासन पर बैठा दिया है? भाई यहाँ अगर मैं बात करूं केजरीवाल की, संजय सिंह की, राहुल गांधी की या ममता बनर्जी की बात कर लें वहाँ बंगाल में नहीं, जैसे बांग्लादेश से ये खबर आ रही है, जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पे जो अत्याचार की खबर यहाँ आ रही है, तो उसको लेके अभी जगह जगह जो प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, हिंदू खतरे में हैं। तो एक मानवता के नाते तो ये जरूरी है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार से बात करे। नहीं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था, आपने बीच में टोक दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये अगर हिंदू के ठेकेदार है ये पार्टी, तो फिर हमारे जो भारत के जो गैर मुस्लिम हैं उन पे अत्याचार नहीं हो रहे? जैसे राहुल गांधी का मैंने जिक्र किया, संजय सिंह जी का, केजरीवाल जी जेल में हैं, और वो शिबू सोरेन जो हैं झारखंड के, उनको जेल में भेज दिया। तो क्या ये गैर मुस्लिम नहीं है, या इन पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ये तो एक प्रशासनिक कार्रवाई है ना, ये तो। नहीं, सवाल प्रशासनिक नहीं है कि ये जो विपक्ष के लोग हैं इन पे ही प्रशासनिक कार्रवाई कैसे होती है? जो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या ये सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं? चाहे चिन्मयानंद की बात करें या कौन था, एक और था इनका सांसद, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का ही था, उसके सपोर्ट में ये खड़े। कठुआ में जो रेप हुआ था उसमें भाजपा वाले, आरएसएस, बजरंग दल, जन कौन कौन से दल आकर के उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। चाहे मैं वो जो गुजरात का मामला तो हुआ, क्या नाम था उनका, वो महिला जो थी, मुस्लिम महिला, जिनको पैरोल पे छोड़ दिया था। अब पैरोल की अगर मैं बात करूं तो ये राम रहीम और आसाराम, ये कौन है इनको पैरोल पे छोड़ दिया? अभी पहले 26 यानी सॉरी 15 अगस्त को छोड़ा था उनको, वे जो वे बलात्कारी थे साबानों के, और अब जो है आसाराम राम रहीम को छोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है। नहीं, ये कोर्ट की प्रक्रिया इनके लिए क्यों है? विपक्ष के नेता भी तो हैं जिन पे झूठे आरोप लगा करके वो उनकी सुनवाई कुछ हो नहीं रही है, वो जेल में पड़े हुए हैं, जिनका कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहा। बाद में कोर्ट ही इस चीज को कह रहे हैं कि कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इनको बरी किया जाता है। तो ये क्या है? अब आपने उसका जिक्र किया, तो ये जो महिला रेसलर है जिसको गोल्ड मेडल में एक साजिश के तहत उसको हरा दिया गया, जिसने वर्ल्ड में अपना एक नाम रोशन करा, ब्रजभूषण कौन है? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? अब बांग्लादेश दिखाई देता है या नहीं? इनको बंगाल दिखाई देता है। तो बांग्लादेश में अगर ये हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं तो हमें तो खुशी होगी इस चीज की कि भाई बनो तो सही, ठेकेदार ले आओ, पाकिस्तान से भी ले आओ, नेपाल से भी ले आओ, और श्रीलंका से भी ले आओ, और बांग्लादेश से भी ले आओ सारे हिंदुओं को। काफी जगह है भारत में, तो अखंड भारत बनाने की जो ये बात कर रहे हैं, जो अंधभक्त हैं, उछल कूद कर रहे हैं, इनसे ये पूछे कि ये जो हिंदू के ठेकेदार बन रहे हैं, जो कुकर मुत्ता की तरह कूदते हैं, जाके आंदोलन करते हैं, हम हिंदू के हमदर्द हैं, तो भारत में कितने सारे गैर मुस्लिमों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, उनके हक अधिकार मारे जा रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने कोई पहल करी है क्या? वे सरकार के खिलाफ खड़े हुए, उनके अधिकार के लिए खिलाफ हुए? अब सवाल इस चीज का है कि लगभग मेरे ख्याल में 80% कांवरिया SC ST OBC के होते हैं जो कांवर लेने जाते हैं। तो सरकार उनके ऊपर फूल बखेरती है, और वो जो है कूद कूद के बंदर की तरह नाचते हैं कि भाई हमारे ऊपर सरकार फूल बखेर रही है। और अभी जो है ये 59,000 वाला जो मामला, सॉरी 69,000 वाला भर्ती वाला प्रक्रिया, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि भाई इसमें अनियमितता है। अब जो 20,000 लोगों की जो नौकरी लगी थी उनको क्या होगा? बताइए इस चीज को। उनके जो है आरक्षण को लेकर के क्या देश के अंदर पूरा भूचाल खड़ा हुआ है? तो उनके वैसे अधिकार मारे गए हैं। उनके मतलब यानी कि ये है कि ऊपर से तो लड्डू खिला रहे हैं और नीचे से उनके अधिकारों को खत्म कर रहे क्या हैं। नजरिया है आरक्षण को लेकर आपका? नहीं, आरक्षण का नजरिया बिल्कुल साफ है, अंधों को भी दिखाई दे रहा है कि भाई आरक्षण है कहाँ। अगर हम सेंटर की बात करें तो OBC का लगभग 3.5% के करीब का वहां हिस्सा मिला हुआ है, जबकि 27% है। तो उनका अधिकार क्यों मारा गया है? भाई जुडिशरी हो गए या IPS या IAS, जितने भी ये पद हैं, ये जितने भी बड़े लेवल के पद हैं, इनमें इनकी परसेंटेज, इनकी भागीदारी कहाँ है? सब के सब अपर कास्ट के भरे पड़े हैं।
और जो उनके अधिकार हैं उनको नहीं मिल रहा, और वैसे हिंदू उनके ठेकेदार बन रहे हैं। जो अंधभक्त हैं वह भाग भाग के रोडों पे कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई खबर लगवा रहा है कि भाई हम अंदिन। तो आप ये मानते हैं क्या हिंदू खतरे में है? अब एक बात बताओ, मैं गौतम बुद्ध नगर पे आ जाता हूँ। गौतम बुद्ध नगर में सांसद बीजेपी के, विधायक सारे के सारे बीजेपी के, एमएलसी बीजेपी के, जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के, और यहाँ जो है कुछ अंधभक्त कूद करके आते हैं कि हिंदू खतरे में। केंद्र में बीजेपी की सरकार, और जी के उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, देश में लगभग 90% से ज्यादा गैर मुस्लिम सत्ता में बैठे हुए हैं, यानी हिंदू बैठे हुए हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो फिर इससे तो किसी मुसलमान को बना दो, मुसलमान खतरे में आ जाएगा। किसी सिख को बना दो तो सिख आ जाएगा खतरे में। किसी आदिवासी को बना दो, वो खतरे में आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दो इन बड़े बड़े पदों पे। अब ऐसे समय पे भी हिंदू खतरे में है, तो ये अंधभक्ति है। लोगों को चाहिए, या लोगों को समझना चाहिए, अंधभक्तों को समझना चाहिए कि आपके अधिकार खत्म हो रहे हैं। जाति धर्म तो हम सभी देशवासियों की पहचान है। जीएसटी और टैक्स वैट देकर सभी सरकारी खजाने को भरते हैं। जो उनके असल अधिकार हैं, उन अधिकारों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जागरूकता कहाँ से मिलती है? जागरूकता मिलती है एजुकेशन से, शिक्षा से। अब शिक्षा तो इनके पास है नहीं, पट्टा डाल लेते हैं, अलग अलग दल बने हुए हैं और अंधभक्तों की तरह दौड़ रहे हैं। तो ये कौन सा है कि भाई, जब अगर बीजेपी या अंधभक्त इस चीज के हैं कि हिंदू उनके ठेकेदार हैं, तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा देते? क्यों बीजेपी पीछे भाग रही है जातिगत जनगणना से? जब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। अंधभक्ति ठीक नहीं है, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। अच्छा ये बताइए, एक मामला छाया हुआ है बड़े लेवल पे और गर्म भी है आजकल वो मुद्दा, हिंडनबर्ग। तो उसमें क्या नजर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंडनबर्ग की अगर बात करें तो ये मामला सुर्खियों में रहा है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने संसद में भी खूब साथियों के साथ मिलकर नारे लगाए थे कि अडानी मोदी भाई भाई और देश बेचकर खाई मलाई। तो 18 महीने बाद फिर दोबारा हिंडनबर्ग ने ये आरोप लगाया है, जिसमें 10 लाख डॉलर का जो है घपला बताया जा रहा है कि मार्च 2022 में जिस कमेटी ने उसको माधवी बुच को जो अध्यक्ष बनाया, वो प्राइवेट सेक्टर से आती हैं। प्राइवेट सेक्टर से आने का क्या मतलब है, जब क्या इस देश के अंदर जो है सरकारी या आईपीएस आईएएस अधिकारी नहीं है? ये जो आरक्षण वाला जो मुद्दा चल रहा है, इसी के कारण ये चल रहा है कि भाई माधवी बुच जो है उसी सेक्टर में से आई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरोप लगाने के अनुसार भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई मुझे एक बात बताइए कि हिंडनबर्ग को ऐसा आरोप नो कि ये तो राक्षसी है, ये तो बाहरी है, ये तो दलाल है। मान लीजिए फर्ज करो दलाल है। ये जो पुलिस जो है, जब किसी अपराधी को पकड़ते हैं या किसी ने अपराध कोई कर दिया है या उसको पकड़ना है, दोनों चीजों में मुखबिर काम करता है। ये कोई अंतर्यामी नहीं होते पुलिस वाले। तो ये मुखबिर के माध्यम से उसको पकड़ते हैं और उसको फिर जो है कानूनी दायरे में सजा दिलवाते हैं कि भाई उन्होंने उठा करके केस बना करके भेज दिया जेल, बाकी अब कोर्ट निर्णय लेगी जो भी है। तो एक बात बताइए कि मुखबिर को ही दोषी माना जाए तो फिर ये कहाँ का लॉजिक है? उसका तथ्य क्यों नहीं देते भाई? ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय पे भी कुछ बुद्धिजीवी लोग इस तरीका की उंगली उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये छोटी बात नहीं है कि भाई ब्लैक मनी का पैसा यहाँ से विदेश चला जाता है, वहाँ से सपोद पोष हो करके वापसी इसमें आ रहा है। एक बात बताइए कि जब कोरोना काल था, कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड की हालत खराब होगी, लेकिन अडानी अंबानी के शेयर धड़ाधड़ बढ़ते हुए जा रहे हैं और जो आदमी बिल्कुल थर्ड क्वालिटी में था वो तो तीसरे नंबर पर कैसे पहुंच गया भाई? तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनको समझना चाहिए कि ये चीज़ें लोगों के बीच में हैं। सरकार चलाना एक अलग विषय होता है और सर्वोच्च पद पे बैठना एक अलग विषय होता है। जनता सभी वोट देती है
और सभी जाति धर्म के जो है एक सरकार चुनते हैं, कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, लेकिन जीएसटी या टैक्स वैक्स देने में सबकी मुख्य भूमिका होती है, जिससे ये जो सरकारें चलती हैं, जिनके महंगाई भत्ते और दुनिया भर की जो इनकी आसान सुविधा हैं, ये आज की डेट में हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन पे 24 घंटे में 162 लाख रुपए खर्च होते हैं। वो जनता का पैसा है। न्याय की तरफ चलना चाहिए, ना कि तानाशाही की तरफ। अच्छा, ये बताइए, सिंधु बॉर्डर पर आज भी किसान आंदोलन के लिए बैठा हुआ है और सरकार ने वादा किया था कुछ फसलों पे एमएसपी गारंटी कानून देने का, लेकिन जो किसान है वो सभी फसलों पे एमएसपी गारंटी कानून की मांग आज भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या मतलब रणनीति बनाई जा रही है किसानों की ओर से? सरकार को किस तरह से झुकाया जाए और अपनी मांग किस तरह से मनवाई जाए? बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, अब से पहले भी मैंने अपने लेख में और एक इंटरव्यू में बयान दिया था कि किसान सभी संगठन, जितने भी देश के सभी किसान संगठन हैं, वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, अलग अलग अपने धरने चल रहे हैं। सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। अब रहा सिंधु बॉर्डर पे जो बैठे हुए किसान हैं, हरियाणा में अब चुनाव है, तो हरियाणा में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उसमें 2-3 बिंदु ये आ रहे हैं कि भई अधिकार मांगने का जो अधिकार है, वो हमारे संविधान ने दिया है। और लेकिन जो किसान, जिसको जय जवान जय किसान का नारा दिया था हमारे पूर्वजों ने, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री रहे थे, और देश की आर्थिक व्यवस्था को लगभग 70% अपने कंधों पर अन्नदाता संभाले हुए है, और लगभग 70% ही किसान के बेटे सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं। उन्हीं किसानों पर प्लेट गन से, आंसू गैस के गोले से और उनके सीधी खोपड़ी में गोली मार करके उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा घिनौना अपराध है। सिंधु बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, वो किसान कहीं ना कहीं इनके ताबूत में कील ठोक देंगे, चाहे वो 13 महीने आंदोलन चला हो या फिर अन्य जगह जगह जो मांगे हुई हों। जब तक या तो ये एनडीए सरकार सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बनाएगी, और नहीं बनाएगी तो इनका पतन तो लाजमी है। कश्मीर में अब चुनाव हो रहे हैं और जी के यानी किसानों की जो नाराजगी है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा को? 100% नहीं, 200% इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर अगर दुखी है तो पहले नंबर पे किसान है और दूसरे पे महिला है। और ये दोनों ही, क्योंकि भारत की पावन धरती पर महिलाओं को 9 रूपों में पूजा जाता है, और महिलाओं के साथ में सबसे ज़्यादा जघन्य अपराध इस बीजेपी सरकार में हुए हैं और हो रहे हैं, और किसानों पे अत्याचार सबसे ज़्यादा यहाँ हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आंकड़े हम उठा करके देखें, तो जितने धरने, प्रदर्शन, आंदोलन इस बीजेपी सरकार में हुए हैं, सभी समुदाय के लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए करें। ऐसे इतने जो है किसी दूसरी सरकार में नहीं हुए, जहां तक मेरा मानना है। विजन लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आशा करता हूं कि आपका चैनल बुलंदियां छुएं, और जो आप सच्चाई और अच्छाई की बात किसी भी नेतागण से या मेरे जैसे छोटे से पदाधिकारी से पूछते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही पूछते रहें, और लोगों की जो जन जन की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाते रहें। ये थे चौधरी शौकत अली चेची, जो कि भारतीय किसान यूनियन अम्बापता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इनसे हमने देश के विभिन्न मुद्दों पर बात की, और साथ में किसानों का जो प्रमुख मुद्दा है, जो कि सिंधु बॉर्डर पर आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार ने आश्वासन दिया था कि कुछ फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून देंगे, लेकिन किसानों की प्रमुख मांग यही है कि सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून दिया जाना चाहिए। इनका साफ यह कहना है कि यदि किसानों की मांग ये पूरी नहीं होती है, सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून नहीं दिया जाता, तो किसानों की नाराजगी का खमियाजा भाजपा को भुगतना ही पड़ेगा।